नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करेंगे जो कि था जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिस जजमेंट ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन दिया उसको अपहेल्ड किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। इम्पॉर्टेंट जजमेंट क्यों है? क्योंकि आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक नया बेनिफिशियरी ऐड कर दिया इस जजमेंट से। अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, लेकिन इस जजमेंट ने उसको अपहेल्ड कर दी कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा देख लेते हैं कि इस जजमेंट में एक्चुअली में हुआ क्या था। तो हुआ क्या था कि पार्लियामेंट ने एक 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, लेकिन वो 103rd नंबर का था। ठीक है, अब उसमें क्या किया पार्लियामेंट ने कि आर्टिकल 15(6) में और 16(6) में ये लिखवा दिया कि रिजर्वेशन दिया जाएगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। तो उसके अंतर्गत 10% रिजर्वेशन दे दिया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। ठीक है, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। अगर हम इसको देखें, आर्टिकल 14 क्या बोलता है? राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि स्टेट जो है इन आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। आर्टिकल 15 बोलता है ये स्टेट इन आधार पे प्लेस, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, फलाने का, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 बोलता है कि स्टेट नहीं करेगा। तो फिर वो कैसे रिजर्वेशन कैसे आ गया? एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन, जॉब्स में रिजर्वेशन, पढ़ाई में रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन कैसे आ गया? आर्टिकल 15 जब खुद ये बात बोलता है तो ये रिजर्वेशन कैसे आ गया? वो ऐसे आ गया कि आर्टिकल 15 में आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 जुड़ा हुआ है, जो कि ये बोलता है कि हाँ, इस आर्टिकल के होते हुए भी जो बैकवर्ड क्लास है उसको ऊपर उठाने के लिए स्टेट को कुछ काम करना भी पड़े, कुछ प्रोविजंस लाने भी पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ला सकते हो। आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, मतलब कि आर्टिकल 15 ने परमिशन दी हुई है। आर्टिकल 15 ने परमिशन दी हुई है आर्टिकल 15(4) के अंदर। आर्टिकल 15(4) के अंदर परमिशन दी हुई है, समझ रहे? और वही की वही सेम चीज लागू होती है 16(4) में। 16 किस बारे में बात करता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड बात करता है आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16(4) में भी सेम टू सेम बातें की हुई है कि अगर इसकी जो स्टेट है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी रखेगा, किसी भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन 16(4) में दिया बताया हुआ है कि किसी बैकवर्ड कम्युनिटी, बैकवर्ड क्लास को ऊपर उठाने के लिए अगर सरकार को कुछ रिजर्व करनी भी पड़े सीटें तो वो हाँ कर सकती है। ठीक है, लेकिन जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसने क्या किया? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दे दिया। अब यहां पर बैकवर्ड क्लास इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और SC ST, इतना लिखा हुआ है। उसके लिए एक बार हम इंदिरा साहनी का जजमेंट देख लेते कि इंदिरा साहनी का जो जजमेंट आया था वो बोला, क्योंकि इसमें कई सारे इश्यूज उठे थे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% रिजर्वेशन दे दिया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, तो 50% से ऊपर हो रहा है। अब लोग बाग ये बोल रहे हैं, मतलब पिटिशंस गई कि भैया 10% से ऊपर रिजर्व, मतलब 50% से ऊपर आप कैसे ले जा सकते हो? इंदिरा साहनी के जजमेंट में ये बोला गया था कि आप 50% से ऊपर नहीं ले जा सकते। 50% सीलिंग लिमिट थी, जो कि हाँ इंदिरा साहनी के जजमेंट में बोला गया था, बिल्कुल बोला गया था। लेकिन इंदिरा साहनी का जजमेंट जो है और ये जो जजमेंट है ये काफ़ी अलग है। ऐसा नहीं बोल सकते कि इंदिरा साहनी के जजमेंट को ओवर रूल किया गया। इस जजमेंट में ये बोला गया कि इंदिरा साहनी के जजमेंट में जो बोला गया वो थोड़ा अलग है, हम जो बोल रहे हैं वो थोड़ा अलग है। कैसे? इंदिरा साहनी का जजमेंट, उसमें बोला क्या गया था कि आर्टिकल 15(4) भी वही बात करता है, 16(4) भी वही बात करता है। तो जो बातें हम जजमेंट में आर्टिकल 15(4) के लिए या 16(4) के लिए जो भी हम बातें कहेंगे वो दोनों पे इक्वल तरीके से अप्लाई होगी। मतलब जो बात 15(4) के लिए अप्लाई हो रही है वही की वही 16(4) के लिए अप्लाई होगी। दोनों सेम टू सेम है, कोई हमारे लिए भेदभाव नहीं है। दूसरी चीज, 50% से ऊपर एक्सीड नहीं होगा रिजर्वेशन। लेकिन एक बात बताओ, रिजर्वेशन मिलता कौन से प्रोविजन में है? 15(4) में।
मतलब कि सरकार को अगर रिजर्वेशन देना है तो वो आर्टिकल 15 या आर्टिकल 16 के अंदर नहीं देगा, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन से क्लॉज। आर्टिकल 15 में तो 5-6 पॉइंट हो गए, अब आप कौन से प्रोविजन के अंतर्गत आप रिजर्वेशन दे रहे हो, 15(4) के अंतर्गत दे रहे हो आप रिजर्वेशन। तो जो इंदिरा साहनी ने जजमेंट दिया था ना कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता, वो 15(4) और 16(4) के लिए दिया था। और 15(4) और 16(4) रिजर्वेशन किसके बारे में बात करता है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और SC/ST के लिए बात करता है, मोटा मोटा रिजर्वेशन इसके लिए बात करता है वो। और इंदिरा साहनी का जो जजमेंट था, उस जजमेंट में साफ साफ बोल दिया गया था कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में इंक्लूड नहीं होगा। इकोनॉमिक जो बैकवर्डनेस है वो SEBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस नहीं होती है। मतलब कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस से बिल्कुल अलग है। तो जब इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इसमें इंक्लूड ही नहीं हो रही है, तो फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को इसके अंतर्गत रिजर्वेशन कैसे दे देगी सरकार? समझ रहे हो आप? तो अब इसी के लिए जो 50% एक्सीड होने वाली बात हो रही है वो 15(4) और 16(4) में की गई है। अब सरकार को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देना है, तो सरकार क्या करे? तो उनकी मजबूरी थी कि इनको एक और क्लॉज जोड़ना पड़ा 15(6) और 16(6), जिसमें ये बोला गया कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी इंक्लूड किया जाएगा बैकवर्ड क्लास में, और उनके लिए भी सरकार जो है रिजर्वेशन दे सकती है, उनके लिए भी जो कुछ फ़ायदे हैं वो करवा सकती है जो बाकी बैकवर्ड क्लासेस को मिलते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी उनमें अब वो आएगा। अब इसमें दिक्कत क्या थी, जो इंदिरा साहनी की जजमेंट में बोला गया कि इसमें इंक्लूड क्यों नहीं है, तो उसका रीज़न उन्होंने ये बताया, उसकी रीजनिंग उन्होंने ये दी कि सोशली और एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है वो ख़त्म की जा सकती है। सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस ख़त्म की जा सकती है, लेकिन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ख़त्म नहीं की जा सकती। आप किसी को सोशली ऊपर उठा सकते हो, एजुकेशनली ऊपर उठा सकते हो, लेकिन इकोनॉमिकली आप गारंटी नहीं दे सकते कि ऊपर उठेगा तो मतलब वहीं पे बना रहेगा, वो आप गारंटी दे ही नहीं सकते। तो इसीलिए सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को नहीं जोड़ा गया, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को नहीं माना गया। अब सरकार के लिए ये मजबूरी थी कि उनको एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़े जिसके अंदर वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दे। अब इसका जो जजमेंट आया वो क्या आया वो देख लेते हैं एक बार। अब ये केस के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के पास इश्यूज़ आए। इश्यूज़ क्या आए कि जो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट था उसमें 50% की सीलिंग लिमिट लगा दी थी। अब ये जो 10% का रिजर्वेशन आपने दिया है, सरकार ने दिया है EWS को, तो इससे दो चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले तो 50% का रिजर्वेशन का जो सीलिंग लिमिट है वो टूट रही है इंदिरा साहनी वाले जजमेंट की, और दूसरी चीज़ ये हो रही है कि अगर नहीं टूट रही तो फिर जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन दिया जा रहा है SC/ST और OBC को, वो डाइल्यूट करना पड़ेगा, तभी तो फिर सीलिंग लिमिट बचेगी, तो वो डाइल्यूट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली, जो सुप्रीम कोर्ट के पास इशू आया वो ये आया कि यार ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन का वायलेशन है। कैसे? क्योंकि जो ये अमेंडमेंट है 103rd अमेंडमेंट जो है वो एक नए बेनिफिशियरीज को जोड़ रहा है। पहले क्या था? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास SC/ST, बस। अब ये एक नए बेनिफिशियरी को जोड़ रहा है, वो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। वो कैसे जोड़ सकता है? नहीं जोड़ सकता। कैसे जोड़ सकता है? कौन से प्रोविजन से जोड़ सकता है? ये तो वायलेशन है बेसिक स्ट्रक्चर का। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास इश्यू आए और उसको किस तरीके से डील किया, क्या जजमेंट दिया। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो 10% रिजर्वेशन है वो 50% रिजर्वेशन वाला नहीं है। वो 50% रिजर्वेशन जो था वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए बोला गया था। क्लॉज 15(4) और 16(4) के अंडर बोला गया था, लेकिन ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये 15(6) के अंडर का दिया जा रहा है। और इंदिरा साहनी का जो जजमेंट था प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ 15(4) और 16(4) सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। और इंदिरा साहनी के जजमेंट में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को कंसिडर ही नहीं किया था।
और ये अमेंडमेंट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है। तो ये जो 10% रिजर्वेशन है ये 15% से कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये 10% रिजर्वेशन दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंदिरा साहनी वाला जजमेंट जो था वो SEBC से रिलेटेड था। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि ये रिजर्वेशन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भैया? क्योंकि ये सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, अब आप खुद सोचो ना कि एक बच्चा है, भले ही ब्राह्मण कम्युनिटी का है, कोई दिक्कत नहीं है, अब उसके पास पैसे नहीं है कि वो अच्छे कॉलेज में जा सके, अच्छे स्कूल में जा सके, अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट ले सके वो, तो आप क्या उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा हुनर दिखा देगा, बहुत आगे जाके बहुत नाम करेगा? ऐसा हो सकता है क्या? जब बुनियादी डगमगा गई हो तो फिर ऊंची इमारत कैसे बन सकती है? तो ज़रूरी है, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए ज़रूरी है कि ये रिजर्वेशन हो, क्योंकि इकोनॉमिकल जो बैकवर्डनेस है वो भी तो एक बैकवर्डनेस है जो कि सरकार को ही दूर करनी है, और कोई नहीं, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो दूर करे। एक और चीज़ उन्होंने ये बोली कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जो रिजर्वेशन है वो मैंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब देना ही देना है सरकार को, एक इनेबलिंग प्रोविजन है कि सरकार को एक राइट मिल गया कि हाँ, अगर कहीं पर इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है तो उसको दूर करने के लिए वो ये रिजर्वेशन लागू कर सकती है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि करेगी ही करेगी, कोई जिम्मेदार मैंडेटरी थोड़ी है ये प्रोविजन, एक इनेबलिंग प्रोविजन है, तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? लेकिन एक चीज़ सरकार, ये अपेक्स कोर्ट ने साफ साफ बोल दी कि जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है ये डाइल्यूट नहीं कर सकते आप, ये डाइल्यूट नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा केस, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।